बीजेपी ने घोषित किए मंडल अध्यक्षों के नाम। पूर्व दिल्ली में भी बनाए गए मंडल अध्यक्ष। ईस्ट एमसीडी मुख्यालय में हुई हाउस मीटिंग। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर हुआ हंगामा। पक्ष विपक्ष ने निगम कमिश्नर पर साधा निशाना। दिलशाद गार्डन में संदिग्ध हालत में हुई डॉक्टर की हत्या। 1 साल पहले स्वामी दयानंद अस्पताल के गायनी विभाग में करते थे काम। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, पर किया सावधान, का खतरा अभी टला नहीं। लोग सख्ताई से करें नियमों का पालन, भीड़भाड़ में जाने से बचें। और गांधीनगर में ट्रांसपोर्ट वाले रोड पर ही डाल देते हैं सारा सामान। रोड पर सामान पड़ा रहने की वजह से लगता है जाम। प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। करीब 2 महीने पहले आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी टीम अभी तक घोषित नहीं की गई थी। 2022 में होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीजेपी टीम के नाम चुनने में काफी सावधानी से काम ले रही थी। बीजेपी ने अभी मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। जिला अध्यक्षों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। जिला अध्यक्षों के नाम आने के बाद फिर प्रदेश की टीम की घोषणा हो सकती है। मयूर विहार फेज 1 से अभिषेक पवार, त्रिलोकपुरी वेस्ट से प्रेम गुप्ता, दल्लूपुरा से अमरपाल, गड़ोली से राजीव शर्मा, कोंडली से संजीव भदौरिया, कल्याणपुरी से राजेंद्र धवन, मंडावली से कैलाश यादव, विनोद नगर से आशीष गुप्ता, मयूर विहार फेज 2 से सोनू कनौजिया, पटपड़गंज से नरेश कपूर, किशनकुंज से प्रदीप शर्मा, लक्ष्मी नगर से ललित निगम, शकरपुर से राजेश तिवारी, पांडव नगर से रेणु मनोज जैन, विश्वास नगर से अमित कुमार, आनंद विहार से हितुष आर्या, आईपी एक्सटेंशन से अमृता पचौरी, प्रीत विहार से रवि गुप्ता, कृष्णानगर से कुशविंद्रा, अनारकली से दिनेश वर्मा, गोंडली से इंदुबाला, गीता कॉलोनी से सुरेंद्र किंद्रा, शास्त्री पार्क से सुशील चतुर्वेदी, कांतिनगर से मनोज कुमार, रघुवरपुरा से राजेंद्र वर्मा, दिलशाद कॉलोनी से महेंद्र दुबे, विवेक विहार से अभिषेक मित्तल, नंदनगरी से शेर बहादुर, सुंदर नगरी से सुनील कुमार, न्यू सीमापुरी से जगदीश मित्तल, दिलशाद गार्डन से विकास हांडा, अशोक नगर से अनिल कटारिया, रामनगर से संजीव मित्तल, रोहतास नगर से राजेश सिंह, वेलकम कॉलोनी से हितेश सूरी, मौजपुर से अरुण नंबरदार, सुभाष मोहल्ला से ईश्वर चौधरी, करदमपुरी से चंद्रशेखर सिंह, बाबरपुर से देवेंद्र शर्मा, जनता कॉलोनी से जोगेंद्र शर्मा, जौहरीपुर से ववन शर्मा, सबोली विकास से पुंडीर, हर्ष विहार से तेज प्रकाश गुप्ता, शिव विहार से नरेश सैन, सीलमपुर से दीपक सैनी, गौतमपुरी से ज्योति फुलवारिया, भजनपुरा से राज सिंह, यमुना विहार से मुकेश गोयल, गोंडा से दिनेश अचावन, ब्रह्मपुरी से जितेंद्र भदौरिया, सोनिया विहार से विक्रम सिंह, करावल नगर वेस्ट से उत्तम सिंह चौहान, सादतपुर से दीपक गौड़, खजूरी खास से प्रमोद झा, श्रीराम कॉलोनी से राजेश राज, करावल नगर ईस्ट से राजकुमार शर्मा, मुस्तफाबाद से श्रवण कुमार बंसल। पूर्व दिल्ली मुख्यालय में हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर काफी हंगामा भी किया गया। पक्ष विपक्ष के सभी लोगों ने कमिश्नर दिलराज कॉल पर हमला बोला। नेताओं ने कहा कि कभी भी कमिश्नर का फोन नहीं मिलता है, सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही काम नहीं होते हैं, आपको सड़कों पर भी उतरना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। निगम के अधिकारियों और दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए गए। सफाई इसलिए ही बाधित होती है। इस दौरान आप विधायक अब्दुल रहमान, कुलदीप भी मौजूद रहे। मेयर निर्मल जैन ने कहा कि सभी लोगों के साथ हम मिलकर काम करेंगे, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ है। आज पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन हम सब पक्ष और विपक्ष
जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपने आप में शर्मिंदगी है कि हमारी दिल्ली की स्वच्छता रैंकिंग सबसे नीचे है, या नीचे से पायदान से सब एक पायदान ऊपर है, जैसा कि हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब ने बताया। इसमें हम सभी के योगदान के साथ साथ, जैसा कि हमारे नेता सदन जी परवेश जी ने बोला कि हमारे सभी अधिकारीगण का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपने जनता की बात को सुनते हैं, लेकिन काम हमारे अधिकारी का कराने की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी किस तरह से कर्मचारी से, हमारे जो ऊपर जोन में अधिकारी बैठे हैं, जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं, किस तरह से अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते हैं, किस तरह से उनका काम लेते हैं, कि कैसे क्या योजना बनाते हैं कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग किस तरह से ऊपर उठे। इस तरह से काम करना, योजना बनाना होगा। अगर दिल्ली को खराब करने का काम अगर कोई करने का काम कर रहा है तो वो आप लोगों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसमें 15 साल तुम लोग बैठे हो। एक ये नहीं सुनिए, हमारे नेता हमारे अतीश जी ने निगम को कहा कि निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके ऊपर वहां के महापौर ने एफआईआर करा दी। परवेश वर्मा जी ने भी कहा निगम भ्रष्ट है। अब इन पे कौन कौन एफआईआर कराएगा जी? उनका नाम बता दो। कराएगा कोई एफआईआर? आप पे नहीं होगी, हम पे हो जाएगी। अगर हम आज कह देंगे कि निगम भ्रष्ट है तो हम पे तो एफआईआर हो जाएगी, हम पे तो मुकदमे हो जाएंगे। आपने खुद कहा, अभी लीडर हाउस ने कहा कि निगम भ्रष्ट है। इसका एक डिपार्टमेंट केवल और केवल ध्यान कहीं पर है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ है, बाकी ना तो सफाई की तरफ आपका ध्यान है, ना इन्फोर्समेंट की तरफ आपका ध्यान है। जिस चीज के लिए आपको बनाया था, आपको इसलिए बनाया था, लेकिन लोगों ने आपको इसलिए खुशी दी थी कि आप कूड़े का ठोस निस्तारण करोगे, लेकिन आप उसमें करने में विफल रहे। और ये आपकी रैंकिंग आपको दिखा रही है। ये मैंने आईना नहीं दिखाया, ये तो दिल्ली के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। महाराष्ट्र के बॉम्बे के बाद दिल्ली दूसरा ऐसा एक शहर है जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत सरकार को जाता है। मेयर साहब, आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट से जो टैक्स इनकम टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है, उसका लगभग 40% उसी स्टेट को वहां के तरक्की के लिए, वहां के कामों के लिए वापस किया जाता है। जो निगम के कर्मचारी कोविड के दौरान शहीद हुए हैं, मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूं, वो कर्मचारी, कमिश्नर साहिबा, तीनों निगम के कमिश्नर लिख करके दिल्ली सरकार को दें 1 करोड़ रुपए की धनराशि। दिल्ली नगर निगम संचालित में 40वें रैंक पे आई है। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपको निंदा प्रस्ताव इसके हम लाएंगे, हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा शासित नगर निगम सफाई के कार्य में लगे पर्यावरण सहायकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है, जिसकी वजह से उनकी जायज मांगों को पूरी नहीं हो पाती, और मांग पूरी ना होने की वजह से वो लोग दिल जान लगाकर जिस तरीके से मेहनत करके उनको काम करना चाहिए, शायद उनके मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाती है। इस वजह से ये सफाई जो है कहीं ना कहीं बाधित होने का एक बड़ा कारण ये भी है। निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की डेट नजदीक आ रही है। 31 अगस्त लास्ट डेट है। निगम को हाउस टैक्स से काफी उम्मीद है। रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो निगम को चलाने में आसानी होगी, आर्थिक तंगी नहीं होगी। हमारी रिपोर्टर वंदना ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्यपाल सिंह से बात की। क्या कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट लोगों को दी गई थी ताकि लोगों को भी सहूलियत मिल सके और साथ ही साथ निगम के खाते में कुछ रेवेन्यू भी आ सके। और ऐसे में जो रिबेट है उसको 3 बार एक्सटेंड किया गया, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके का टारगेट इस बार रखा गया था और उस टारगेट के कितने नज़दीक या कितने दूर हम हैं, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल जी, उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। एक बहुत बड़ी महामारी जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूरी तरह से छाया है, उसका असर जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स पर पड़ा है। लॉकडाउन भी हुआ, लोगों के रोज़गार छूट गए, लोगों को काम बंद हो गए, जो छोटे मोटे काम लोग करते थे वो सब बिल्कुल बंद गए। इसी कारण से हमने 3 बार रिबेट दी है, जिस कारण से लोग आसानी से उसमें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकें। और ये छूट का कारण इसलिए भी था कि सबके काम छूट गए थे, धीरे धीरे वो जमा करें। जो
छूट दी गई है उसका लोगों ने लाभ भी उठाया है। और जहां तक अब तक के रेवेन्यू का सवाल है, लगभग 104 करोड़ रुपया हमने अब तक प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष के आज 25 अगस्त तक हम 15 करोड़ पीछे हैं। 25/8 तक हमने लगभग 119 करोड़ रुपया पिछले वर्ष में प्राप्त किया था। प्रॉपर्टी टैक्स पर आगे जो छूट वाली बात है उस पर वास्तव में हम विचार कर रहे हैं और है भी इसमें निश्चित रूप से जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं काम के कारण, उनको छूट मिलनी भी चाहिए। और जिन लोगों ने अभी नहीं दिया है उनको नोटिस भी इशू कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो जमा करें। कोविड-19 का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जो सैलरी लोगों को देनी है उसके लिए भी निगम के खाते में फिलहाल उतना पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि जो पॉलिटिकल विंग कह रहा है कि एक बार फिर से इस रिबेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, वो होगा या फिर नहीं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। कोरोना के केस दिल्ली और देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में केस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं। कोरोना को अभी हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है। इसी पर ज़्यादा बातचीत की हमने डॉक्टर से। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इसका पीछे का मुख्य कारण एक तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो दिल्ली में आने लग गए हैं और उनको एंट्री कैसे मिल रही है, एंटीजन टेस्ट से। और एंटीजन टेस्ट बिल्कुल ही सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, ये 70 to 50% लोगों का डिटेक्ट ही नहीं करता। जो भी कोरोना पॉजिटिव केस हैं उनका भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो वो फॉल्स सिक्योरिटी आती है पेशेंट, उसको जो लेबर है वो सोचता है कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर उसका पता ही नहीं लग पाता, जबकि वो कैरियर हो सकता है, वो फैला रहा हो बीमारी। दूसरा क्या है, वीकली बाज़ार खोल दिया इन लोगों ने। तो वीकली बाज़ार अभी कल ही खोला है, मेरे ख्याल परसों खोला है, तो उससे ही एकदम बढ़ने लग गया। तो वीकली बाज़ार और ये जो रिलैक्स के मेयर ले रहे हैं उससे लोगों को लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया और लोगों ने मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग सब बंद कर दिया है। हैंड हाइजीन का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्यों? उनको लग रहा है जब गवर्नमेंट ही बोल रही है इतना कम हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि अब हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया है। केसेस बढ़ रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न ही यही है कि लोग ये भूल जाते हैं इमोशनली। ये लोग इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो गए हैं 6 महीने घर में रह के, तो सबको मन करता है कि लोगों से मिलो, जाके सोशल गैदरिंग करो। अब देखो जैसे डेथ के बाद आया था कि सिर्फ 50 लोग होने चाहिए या मैरिज में 20 लोग होने चाहिए, तो वो लोग 100 के बंदों इसमें इकट्ठे होके मिलते हैं। उस टाइम वो जब इमोशनली अटैच होते हैं किसी से, तो वो भूल जाते हैं कि सोशल गैदरिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमें फॉलो करनी है। तो वो लोग मिलने लग जाते हैं और वहीं पे कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है वो पता ही नहीं चलता और इस तरह से बढ़ने लग गए हैं। आप जैसे मॉल में घूम रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सटक के चलेंगे, वो दूर दूर भी चल सकते हैं, लेकिन लिफ्ट में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक ही बटन को वो लोग प्रेस करते हैं तो उससे फैलने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार की भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी थोड़ा अलर्टनेस शायद कहीं कम हुआ हो। इसका वजह ये है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें थोड़ा इन्फोर्समेंट कम हुआ हो, या जहां भीड़ है वहां पर लोगों को मास्क लगाने के लिए चालान करने की ज़रूरत हो, ये सब भी कुछ कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन मैं सब मित्रों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कोरोना से अभी लड़ना है और अलर्टनेस कम नहीं होनी है। इसके लिए मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हैंड हाइजीन रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखना, मतलब सांस में छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो दूसरे की तरफ ना करना, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना। ये 5 मूल मंत्र हैं जो पब्लिक को करने हैं। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में डॉक्टर विकास लखा की मौत हो गई है और यह मौत जो उनकी बॉडी मिली है वो संदिग्ध हालत में बताई जा रही है। डॉक्टर 1 साल पहले स्वामी दयानंद अस्पताल में गायनी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। अभी 1 महीने पहले डॉक्टर पहले जगप्रवेश अस्पताल में काम करते थे। डॉक्टर की मौत सीढ़ियों से फिसलने की वजह से हुई। डॉक्टर दिल्ली में अकेला रहते थे। आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर पढ़ भी रहे थे। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर और जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है। पंजाब से आए परिवार वालों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। डॉक्टर की उम्र 31 साल है। 25 तारीख को सुबह 7 बजे फ़ोन गया पुलिस थाने से कि आपके बेटे को सीरियस इंजरी है, भाई जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचो। हम 8 बजे
दिल्ली से घर में चले 2 बजे जहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आने से पता चला कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। तो हम शॉक हो गए, क्योंकि वो डॉक्टर होने के नाते बहुत ही केयरफुली रहता थे। हमें डाउट है कि ये कोई हैपनिंग ना हो गई होवे, क्योंकि वो कोई गलत चीज़ की बरतों नहीं करता था। तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर से भी, वे उसका पोस्टमार्टम सही से होके इसकी तफ्तीश की जाए कि इसकी डेथ किस कारणों करके हुई। सुबह ही पता लगा है, फ़ोन जहाँ से गया तो सुबह मालूम पड़ा है कि उसको सिर में सट लगी। नहीं, ऑन द स्पॉट यही फ़ोन गया है कि उसके सिर पे सट लगी है, तो ज़्यादा सीरियस है। जहाँ पर आके पता लगा है कि उसकी डेथ हो। मैं से लास्ट संडे नाइट को मिल के गया हूँ। उसके अपार्टमेंट के नीचे पार्क है। वो बहुत टेंस था। उसने सुबह से कॉल करी थी 2-3 बार, बोला आके मिल ले, थोड़ी टेंशन हो रही है, बात कर लेते हैं। तो हमने सिलेबस के बारे में बात करी कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। मैं ऐसे बता रहा था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया कर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया कर, ये पढ़ा। सिलेबस डिस्कस करते थे हम कॉल पे, बट मिले, फिर थोड़ी टेंशन दूर हुई। बट फिर कल मॉर्निंग में उसके नेबर ने कॉल किया मुझे। ही वाज आवर कॉमन फ्रेंड। तो जब तक मैं पहुंचा, 6:43 पे कॉल किया, मैं 5 मिनट में पहुंच गया। मैं पहुंचा तब तक देवर नो साइंस ऑफ लाइफ। सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी घोषित की है। पटपड़गंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग को लेकर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां पर आकर लोग गाड़ियों को चार्ज करा रहे हैं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर को चार्ज किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट को लेकर अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इसकी डिमांड भी मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। 1,30,000 रुपये की थी, अभी 1,20,000 रुपये की, 10,000 रुपये कम है। 30,000 रुपये इसमें सब्सिडी आती है। मतलब किस चीज़ की सब्सिडी? मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को 30,000 रुपये सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि पेट्रोल के रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं इसे। हाँ जी, पेट्रोल के हिसाब से तो बहुत ही रिजनेबल है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट चार्जर है, जिससे 1 से सवा घंटे में गाड़ी चार्ज होती है और इसकी सारी ऑनलाइन पेमेंट होती है। यहाँ पर हमें एक गाड़ी लगानी पड़ती है और उसके लिए ये चार्जर पॉइंट होते हैं जो गाड़ी में लगाने पड़ते हैं, उसके लिए चार्ज। एक बार में यहाँ 4 से 5 गाड़ी चार्ज हो सकती हैं और एक गाड़ी 1 सवा घंटे में चार्ज हो जाती है। एक तो हमारे ये ब्रांच का गुड़गांव में स्टेशन है इसी का चार्जिंग पॉइंट का, और एक नोएडा साइड में है, और एक ये हमारा है और भी बनने की तैयारी चल रही है। एक बार फुल करने में गाड़ी मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक चल जाती है और 1 से सवा घंटा ही चार्ज होती है। हाँ, गाड़ी रोज़ मैक्सिमम 1-2 गाड़ी रोज़ आ जाती है। अभी तो क्योंकि न्यू गाड़ी लॉन्च हो रही है तो इसलिए अभी 1-2 आ रही है। आगे को आने वाले टाइम में यही चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो जो पेट्रोल मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब चार्ज हो सकते हैं इधर। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर पुस्ता रोड पर ट्रांसपोर्ट वालों का बोलबाला है। ट्रांसपोर्टर सड़कों पर ही कपड़ों की गांठ डालकर और पेटियों को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटना भी हो गई। एमसीडी वाले आते हैं, वो माल उठाकर ले जाते हैं, फिर जैसे एमसीडी वाले चले जाते हैं वो माल को डाल देते हैं। प्रशासन के आगे तमाम परेशानियां हैं, पुलिस भी कार्रवाई करके छोड़ देती है। इलाके के लोग इस समस्या से काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बहुत जाम लग जाता है। उसके पर ट्रांसपोर्ट वाले अपना सारा माल डालते हैं। हम लगातार एमसीडी की तरफ से कार्रवाई करवाते रहते हैं। कई बार इन लोगों का माल उठवाया गया है एमसीडी के द्वारा, फिर ये पेनल्टी देकर अपना माल को छुड़ा कर ले आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव भी लगातार चलती रहती है, लेकिन क्योंकि माल उठाने का, कब्जा उठाने का काम जो है एमसीडी का है, रोड पीडब्ल्यूडी का है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट वाले एमसीडी के बार बार माल उठाए जाने के बावजूद भी अपने माल को लगातार यहाँ पर डालते रहते हैं, जिससे कि ट्रैफिक के अंदर बहुत समस्या पैदा होती है। हम गांधीनगर रोड के अलावा नीचे का जो मेन बाजार का रोड है, जो कैलाश नगर से लेकर गांधीनगर थाने तक जाता है, हम उस रोड पर भी
लगातार एमसीडी द्वारा एनक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव चलवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये ट्रांसपोर्ट वाले अपना माल डाले बिना बाज नहीं आते। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, इनका माल उठाया जाता है, यही एक कानूनी कार्रवाई है। उसका जिम्मेवार पीडब्ल्यूडी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि इस तरफ को, मार्केट की तरफ को, एक 5 फुट के करीब की ऊंची कंक्रीट की वॉल लगा दें, जिससे कि ये ट्रांसपोर्ट वाले अपने गोदाम का ज्वाइंट पुस्ते से ना कर पाएं और ये ट्रांसपोर्टें यहाँ से बंद होकर कहीं और चली जाए। पूर्व दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई लोग सड़कों पर मास्क नहीं लगाते हैं, पुलिस उनके 500 रुपए के चालान काट रही है। कई लोग मास्क लगाकर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस इसके द्वारा लोगों को परेशान करती है। लोगों को अपनी सेफ्टी और कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग नियम को अपना भी रहे हैं। नहीं, इसको पूरा कसौटी करना चाहिए। ये बिना मास्क को चलने से और बीमारी फैलेगा, इसलिए जाते खाना खाने आते हैं, घूमते हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं। नहीं, जब नहीं मान रहे हैं तो इसको बढ़ाना चाहिए चालान। इससे क्या कंट्रोल होगा? सख्ती बढ़ाने के बाद भी चालान काटे जा रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, बस पुलिस वालों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। इससे थोड़ी कुछ हो रहा है। ये तो अंडर प्रेशर लगाया जा रहा है मास्क, तो वैसे तो कोई नेसेसिटी इतनी है थोड़ी कोई है, मगर लगाना चाहिए, सेफ्टी के लिए इसे लगाना चाहिए। नहीं लगाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पास से कोई गुजर जाएगा, निकल जाएगा कोरोना वाला, तो कोरोना आ सकता है। वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रही है। वो गलत काम नहीं कर रही है, वो सही कर रही है। अगर मास्क लगाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। सख्ती अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ पब्लिक को आराम भी रहना चाहिए। दोनों काम होने चाहिए, सेफ्टी भी रहे और साथ में सफाई का ध्यान रखा जाए, लेकिन पुलिस नाजायज तंग न किया जाए। सर, आपको लगता है जिस तरीके से सरकार अभी प्रशासन जो है इसको सही से कंट्रोल कर रहा है, सख्ती बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? सही से कंट्रोल कर रहा है फिलहाल, तो हम रोज देख ही रहे हैं। दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप चला रही है। आज 26 अगस्त है। दिल्ली सरकार ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 70 स्कूलों में कैंप बनाए हैं। घर बैठे भी www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन अपना आवेदन करा सकते हैं। पूर्व दिल्ली के शादरा में कैंप लगाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने आकर रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। सर्वर ना चलने की वजह से लोग परेशान हैं। मजदूर अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। घंटों खड़े रहना पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, मेरी कॉपी रिन्यू करवानी थी और सुबह से सर्वर नहीं आ रहे, 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए भी जो है अभी सुबह से यहीं पे है, अभी कोई सर्वर नहीं आ रहा है। कल भी 1-2 का हुआ, परसों भी 1-2 का हुआ, तीसरा दिन है। दिक्कत कोई नहीं उठानी पड़ी। दिक्कत खैर वाली है कि सर्वे क्या नाम हो रहा है, अभी क्या नाम हो ही नहीं रहा, लाइट नहीं है, क्या किया जाए, यही बात है। तो कितनी देर हो गई आपको? हमें 2-3 घंटे हो गए हैं। मतलब 3 दिन से मैं आ रहा हूँ दौड़ के। आज तीसरा दिन है। ना हम मजदूर छोड़ के अब आ रहे हैं, देखो क्या किया जाए। यहाँ होगा हमें 3-5-6 घंटा होने जा रहा है। सुबह आ गए थे हम, वही 10-11 बजे। ये मेंबरों को ये सब अपडेट करवाना था, किसी को अपना पंजीकरण और बहुत से ज़्यादा, और किसी को न्यू बनवाना है, तो 2-3 घंटे हो गए। बहुत सारे मेंबर तभी से आए हुए हैं, बट पहले जब लेके आए मेंबरों को तब तो कोई इशू नहीं था। आप बोले सर्वर डाउन चल रहा है। सर, अभी सुबह में सर्वर आया था, तो सुबह में हमने 3 लोगों का वेरीफाई किया है। एक ये देखो ब्रिजवाला, मजदा और राम तीरथ, इनमें से हम तीनों का कर दिया, लेकिन उसके बाद सर्वर चला गया। अब ये सर बैठे हैं सामने, इनका जैसे ही हमने फॉर्म आईडी लॉगिन की, इनका फॉर्म अपलोड करने गया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचा, उसके बाद सर्वर नहीं आ रहा। एक ही फॉर्म को हम 3-4 बार अपलोड कर चुके हैं, लेकिन बार बार वही आ जाता है। फिर सर, ये सर्वर किस लिए नहीं चल पाया, क्या टेक्निकल? सर इस पे मेरे हिसाब से क्या है कि इसमें ना वर्कलोड ज़्यादा है। ये पूरी दिल्ली का पोर्टल है NIC का, ये सचिवालय से ऑपरेट होता है, और इस पे का ये बिल्डिंग वर्कर्स का ही नहीं, काफ़ी जैसे लेबर लाइसेंस का होता है, अदर्स जैसे कि राशन कार्ड होते हैं, तो सभी का इसी साइड पे काम होता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।